प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान कबायली जिले की सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया आधारित अभियान में प्रतिबंधित टीटीपी गंडापुर समूह का अब्दुल जब्बर साहब मारा गया। कार्रवाई में 2 आतंकवादी भी घायल हुए हैं। आतंकवादी कमांडर कानून प्रवर्तन एजेंसियों, धार्मिक समूहों, पोलियो टीमों पर हमलों और टीटीपी के लिए जबरन वसूली में शामिल था। सुरक्षा बलों ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान कबायली जिले की सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक अभियान के दौरान प्रतिबंधित टीटीपी समूह का कमांडर अब्दुल जब्बर साहब मारा गया। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 3 मई बुधवार तक शहर में धारा 144 लगा दी है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 जिला प्रशासन को जनहित में आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जो एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी गतिविधि पर प्रतिबंध लगा सकता है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए एक अलग अभियान में हाफिज गुल बहादुर समूह के एक प्रमुख कमांडर मेहता उर्फ लाला सहित 7 आतंकवादियों को उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले में गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित टीटीपी ने हाल के महीनों में हमलों की वृद्धि की है और तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के अधिग्रहण के बाद स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया है। बता दें कि 2007 में कई आतंकवादी संगठनों के एक समूह ने पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम खत्म करने का आह्वान किया था और अपने आतंकवादियों को देश भर में आतंकवादी हमले करने का आदेश दिया था। आइए हम थोड़ा नेपाल के बारे में बात कर लें। नेपाल के धारचूला जिले में हिमस्खलन से कम 8 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि हिमस्खलन में 8 लोग दबे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ सशस्त्र पुलिस बल की टीम मौके पर तैनात है और राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक शैलेंद्र थापा ने कहा कि हिमस्खलन में कम से कम 8 लोगों के लापता होने का संदेह है। ऑस्ट्रेलिया में इसी महीने के आखिर में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है। क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वाड समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जॉन पियरे ने संवाददाताओं से कहा कि 2 साल पहले क्वाड की स्थापना की गई थी। क्वाड अभी अपेक्षाकृत युवा समूह है। इस समय इसमें नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड के सदस्य अभी इसके लिए सहमत है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के अनेक साझेदारों के साथ काम करने का अवसरों का स्वागत करता है। जियां पीरे ने कहा है कि 24 मई को सिडनी शिखर सम्मेलन क्वाड के लिए जलवायु, वैश्विक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्र में साझेदारी करने के अन्य अवसरों को प्रदर्शित करेगा। क्वाड की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि यह हिंद प्रशांत के लिए अच्छी तरह से काम कर सके, इसलिए इस समय विस्तार पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। पिछले साल मई में क्वाड नेताओं ने दूसरी बार टोक्यो में प्रत्यक्ष मौजूदगी में शिखर बैठक की थी। उस शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने महत्वाकांक्षी समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा IPF की शुरुआत की थी, जो स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन, डिजिटल व्यापार जैसे क्षेत्रों के समान विचारधारा वाले देशों के बीच गहन सहयोग के उद्देश्य वाली एक पहल है। भारत, अमेरिका और कई अन्य विश्व शक्तियां इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, खुला और संपन्न हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात कर रही हैं। चीन लगभग संपूर्ण विवादित दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बना लिए हैं। इसको लेकर उसका कई देशों के साथ विवाद है। सऊदी अरब और ईरान दुनिया के 2 ऐसे मुल्क हैं जिनके बीच कई साल तक चली दुश्मनी के बाद अब शांति समझौता हो गया है। दोनों देश 7 साल बाद एक बार फिर से अपने दूतावास को खोलने जा रहे हैं। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि सीरिया और यमन में स्थिरता आ सकती है। सऊदी अरब और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौता चीन ने कराया है। वैश्विक कूटनीति में इसे चीन की पहली जीत करार दिया जा सकता है। चीन अब रूस और यूक्रेन के बीच डील कराने में जुट गया है। चीन क्या अब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वर्षों पुराने विवाद में को सुलझाने में मदद कर सकता है? आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी विशेषज्ञ क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। ह्यूमा कहती हैं कि चीन की कोशिश है कि रूस को जूनियर पार्टनर बनाया जाए और वैश्विक विश्व व्यवस्था को वाशिंगटन के बजाय बीजिंग की ओर ले आया जाए। क्या चीन भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को सुधारने में कोई भूमिका निभा सकता है? वह कहती है कि चीन इस सवाल का पहले भी सामना कर चुका है। साल 2018 में चीन के इस्लामाबाद में राजदूत ने कहा था कि उनका देश भारतीय अधिकारियों के साथ इस्लामाबाद नई दिल्ली के बीच तनाव को कम करने के लिए संपर्क में है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ हुमा कहती हैं कि ठीक इसी साल
जिनपिंग ने आह्वान किया था कि शंघाई सहयोग संगठन के सभी देशों के बीच सहयोग होना चाहिए। वो कहती है कि ऐसा मामला है जिसमें बहुत सतर्क होकर कदम रखता है। साल 2017 में चीन ने पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को इस्लामिक देशों के संगठन में उठाने के फैसले पर साथ नहीं दिया था। चीन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। वो कहती है कि चीन की यही हिचकिचाहट उस वास्तविकता को दिखाता है जिसके तहत चीन दक्षिण एशिया में मध्यस्थ के रूप में बहुत सीमित भूमिका ही निभा सकता है। हुमा ने कहा कि दक्षिण एशिया में चल रहे विवाद में चीन सीधे तौर पर शामिल है। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान में हिंसक झड़प हो चुकी है। इसके एक साल बाद फिर से चीन और भारत के सैनिकों में झड़प हुई। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिससे अमेरिका का व्यापक प्रभाव इलाके में बना हुआ है। भारत और अमेरिका चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हुमा ने कहा कि चीन की खुद की शांति कराने की इच्छा भी हाल के सालों में कम हो गई है। वो कहती है कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच इसलिए शांति कराना चाहता था कि उसे सीपीसी परियोजना पर नई दिल्ली का साथ मिल जाए, लेकिन अब हालात यह है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर ठंडे बस्ते में चला गया है और पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कर्ज के तले दबा हुआ है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की योजना भी फेल हो गई है। कतर में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 भारतीय नागरिकों के मामले में अब अगली सुनवाई बुधवार 3 मई को होगी। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। जाहिरा अल आलमी नाम की सुरक्षा कंपनी में काम करने वाले इन कर्मचारियों के परिजनों को हाल ही में इनसे मिलने की इजाज़त भी दी गई थी। वहीं कंपनी ने गिरफ्तार किए गए इन कर्मचारियों के परिजनों के हवाई टिकट और कतर में रुकने की व्यवस्था भी की थी। ये कंपनी दोहा में अपनी सभी सेवाएं 31 मई से बंद करने जा रही है और सभी भारतीय कर्मचारियों को बता दिया गया है कि उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। रिपोर्टों के मुताबिक दोहा स्थित जाहिरा अल आदमी ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा कि वो इस्तीफा दे दें। कंपनी में भारतीय नागरिकता रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 75 है। इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों की नौकरी साल 2029 तक थी, लेकिन अब सभी से कहा गया कि 31 मई 2023 को उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है और उनके वेतन का हिसाब किताब भी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने संवेदनशील जानकारी इसराइल को दी थी। कतर में जासूसी के आरोप लगे अलग अगर तय होते हैं तो गिरफ्तार किए गए इन कर्मचारियों को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस्ड सर्विसेज एंड मेंटेनेंस नाम की एक कंपनी जाहिरा अल आलमी की इमारतों, ठेकों और भारतीय कर्मचारियों समेत सभी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले रही है। कतर की ASM कही जाने वाली इस कंपनी की बागडोर 2 फ्रांसीसी अधिकारियों के हाथ में है। इस कंपनी में ब्रितानी, फ्रेंच और ओमानी नागरिक कर्मचारी हैं जो अब कतर की नौसेना को प्रशिक्षण देंगे। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। हालांकि कतर सरकार ने भारत सरकार को इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। ना ही अभी तक इन अधिकारियों पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई। ये माना जा रहा है कि बुधवार को सुनवाई से पहले कतर भारतीय अधिकारियों के रिश्तेदारों को उन पर लगे आरोपों के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल आज़मी और गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों के खिलाफ कुछ आरोप सामान्य हैं, जबकि कुछ खास किस्म के हैं। गिरफ्तार भारतीय अधिकारियों के रिश्तेदारों ने आरोपों का खंडन किया है। खमीस अल आज़मी ओमान की रॉयल एयरफोर्स से सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर हैं। उन्हें सितंबर में भारतीय अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में नवंबर में रिहा कर दिया गया था। भारतीय मीडिया और अन्य ग्लोबल मीडिया के रिपोर्टों के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इतालवी पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इसराइल को जानकारी दी थी। यानी इन नौसैनिकों पर इसराइल के जासूसी करने के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। कतर की खुफिया एजेंसी का दावा कि उनके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।